दोस्तों, हमने क्रिकेट के फील्ड पे इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी बहुत बार देखी है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर ये दोनों न्यूक्लियर पावर क्रिकेट के मैदान में नहीं बल्कि न्यूक्लियर वॉर में दूसरे के सामने भिड़े तो क्या होगा? क्या होगा जब दिल्ली, मुंबई, लाहौर, कराची जैसे शहर सिर्फ 10 मिनट में उनकी तस्वीर जो इस समय है वो बिल्कुल बदल जाएगी। ये हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, ये एक सिर्फ साइंटिफिक एनालिसिस हम करने की कोशिश करेंगे, एक साइंटिफिक सिमुलेशन करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। आज के वीडियो में हम 3 बड़े सवालों के जवाब देंगे। पहला कि न्यूक्लियर बॉम्ब आया कहाँ से, ये कैसे बना। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इंडिया और पाकिस्तान के पास कितने न्यूक्स हैं, किसकी ताकत इस मामले में थोड़ी ज़्यादा है। और तीसरा, जिसकी हमने अभी बात की, कि अगर ये दोनों देश, दोनों न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज एक दूसरे से डायरेक्टली न्यूक्लियर वॉर में जाते हैं तो क्या होगा, कैसा सिनेरियो होगा। आज के वीडियो में यही सब जानने की कोशिश करेंगे और एक साइंटिफिक सिमुलेशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, उस सिनेरियो को इमेजिन करने की कोशिश करेंगे अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। और इससे हमें एक और बड़े सवाल का जवाब मिलेगा, क्या सच में इन दोनों का न्यूक्लियर वॉर में जाना एक रियलिस्टिक सिनेरियो है या नहीं। ये बात है 1938 की, जहां जर्मनी में कुछ साइंटिस्ट यूरेनियम के ऊपर थोड़े एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने यूरेनियम के ऊपर कुछ न्यूट्रॉन्स फायर किए और वो देखते हैं कि यूरेनियम 235 नाम का एक आइसोटोप जैसे ही एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है तो वो एकदम से बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है और फिर वो एटम लिटरली 2 छोटे छोटे एटम्स में टूट जाता है और इसी टूटने को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो गौर करने वाली है वो ये है कि जब यूरेनियम का एटम स्प्लिट होता है तो उसके सिर्फ 2 टुकड़े नहीं होते हैं, बल्कि उसके ये टूटने से 2-3 और न्यूट्रॉन्स भी निकल जाते हैं और हर निकलने वाला न्यूट्रॉन, जो नया न्यूट्रॉन निकला है, वो किसी ना किसी दूसरे एटम को हिट करता है। और फिर ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में बनती है एक चेन रिएक्शन, यानी कि नए न्यूट्रॉन्स बनते रहते हैं, वो किसी एटम को हिट करते रहते हैं, एटम स्प्लिट होते हैं, वो 2 पार्ट में टूटते हैं, फिर से न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, फिर नए एटम पे लगते हैं और ये पूरी चेन रिएक्शन बन जाती है। और यहीं पे हमें फिजिक्स का एक बहुत सुंदर सा ट्विस्ट देखने को मिलता है। ट्विस्ट ये कि जब भी एटम स्प्लिट होता है तो उसका थोड़ा सा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हमने आइंस्टीन का एनर्जी का फेमस फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, E=mc²। यहाँ मास भले छोटा सा है लेकिन C वो काफी बड़ा नंबर है और C का स्क्वायर तो और भी बड़ा। और जब भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होता है यही पूरा प्रोसेस अनकंट्रोल हो जाता है और मिली सेकेंड्स के अंदर बिलियंस और ट्रिलियंस एटम्स जो है वो स्प्लिट होते हैं और हर बार थोड़ा मास निकलता है और जितना भी मास निकलता है उससे एनर्जी क्रिएट होती है। यही कारण है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स का जो आउटपुट होता है वो उतना भयानक होता है। हमने 1945 में देखा कि हिरोशिमा और नागासाकी में क्या हुआ। दुनिया ने पहली बार देखा कि कुछ ऐसा वेपन आया है जो सिर्फ सेकंड्स के अंदर पूरे शहर को बर्बाद कर सकता है। ब्लास्ट, हीट, रेडिएशन, इन तीनों का ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि बचने की कोई जगह ही नहीं बचती। तीनों का कंबाइंड इफेक्ट बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, लेकिन जो असली रेस है वो उसके बाद स्टार्ट होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्योंकि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके खत्म होते होते अमेरिका और सोवियत यूनियन, ये दोनों एकदम दुनिया के सामने क्लियर दुश्मन थे। ये दोनों समझ चुके थे कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, ये दोनों स्ट्रेटेजिक राइवल्स बन गए। और क्योंकि ये दोनों उस टाइम की बड़ी पावर थी तो इन दोनों बड़ी इकोनॉमीज को डर था कि क्या हो अगर सामने वाला हमसे पहले हमारे ऊपर अटैक कर दे। और इसी डर ने कोल्ड वॉर न्यूक्लियर आर्म्स को स्टार्ट किया। 1950 से 1980s के बीच में दोनों सुपर पावर्स ने बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन बनाना स्टार्ट किया। 1980 आते आते ग्लोबल न्यूक्लियर स्टॉक पाइल ऑलमोस्ट 60,000 हो गया, यानी कि इतना असला जो हमारी पूरी धरती को मल्टीपल टाइम्स ब्लास्ट कर सकता था। और 1947 में बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट ने एक क्लॉक स्टार्ट की जिसका नाम रखा गया कि डूम्सडे क्लॉक। Every second counts and we are running out of time. ये कोई मतलब नॉर्मल घड़ी नहीं, एक सिंबॉलिक घड़ी है जिसका मिडनाइट ये डिनोट करता है कि मिडनाइट इज डूम्सडे, यानी कि इस क्लॉक में टाइम जितना मिडनाइट के पास पहुंचता है उतना ही धरती के ऊपर न्यूक्लियर वॉर होने का खतरा बढ़ता हुआ दिखता है। तो कोल्ड वॉर के दौरान ये क्लॉक कभी आगे कभी पीछे बहुत बार शिफ्ट हुआ
लेकिन आज 2026 में ये डूम्सडे क्लॉक अपने मिडनाइट से सिर्फ 90 सेकंड्स दूर है। उसका मतलब है कि हम न्यूक्लियर बर्बादी के बहुत ज़्यादा करीब खड़े हुए हैं। और ये सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान की वजह से नहीं है, ये पूरे ग्लोबल सिनेरियो की वजह से। चलिए अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं जहां से हमने वीडियो की स्टार्ट की थी, इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर। इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में किया। इस टेस्ट को ऑफिशियली पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा गया। फिर 1998 में पोखरण 2 के एक्सपेरिमेंट के बाद इंडिया ने खुद को ऑफिशियली एक न्यूक्लियर वेपन पावर कंट्री अनाउंस कर दिया। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests. और इसके कुछ ही हफ्तों बाद पाकिस्तान ने भी अपने टेस्ट कंडक्ट किए, 5 nuclear tests. और इसके बाद साउथ एशिया ऑफिशियली एक न्यूक्लियराइज्ड रीजन बन गया। और जो मौजूदा आंकड़े हम लोगों के पास ऑफिशियली सामने हैं उसके हिसाब से आपको बता दें कि आज के टाइम पे 2026 में इंडिया के पास लगभग 160 से 170 के आसपास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 170 to 180 के आसपास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। हालांकि ये एस्टिमेटेड नंबर्स हैं और एग्जैक्ट नंबर्स जो होते हैं वो सरकारें ऐसे सामने नहीं देती। ये आंकड़े फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट या फिर सिपरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास से ये ऐसे आंकड़े आते हैं। डिलीवरी सिस्टम्स की बात करें तो दोनों ही देश बैलिस्टिक मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट और कुछ केसेस में सी बेस्ड प्लेटफॉर्म होते हैं उनको भी डेवलप कर चुके हैं। हालांकि इंडिया ने ऑफिशियली नो फर्स्ट यूज पॉलिसी डिक्लेयर की हुई है, यानी कि हम किसी के ऊपर पहले खुद से न्यूक्लियर वॉर नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कोई डिक्लेरेशन कभी नहीं किया। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान इतना पास है, इनके जो मेजर शहर हैं जैसे कि दिल्ली, लाहौर, अमृतसर, कराची, ये अगर हम मिसाइल्स के फ्लाइट टाइम के हिसाब से देखें तो सिर्फ कुछ मिनटों की दूरी पे है। इसका मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग जो विंडो है इन दोनों देशों के पास वो बहुत कम है। अगर एक साइड से अटैक होता है जो कि इंडिया पहले नहीं करेगा, बट अगर पाकिस्तान करता है तो इंडिया को बहुत जल्दी रिएक्ट करना पड़ेगा और डिसीजन मेकिंग टाइम काफी कम होगा। ये सिनेरियो कोल्ड वॉर से बहुत अलग है, क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएस और रशिया के बीच में एटलीस्ट जो ओशियन था उसका बफर था, बीच में स्पेस था। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के मेजर सिटीज एकदम आसपास है। अमृतसर और लाहौर तो इतना दूर है कि आप जोर से एक पत्थर फेंको तब एक शहर से दूसरे में गिर जाए, मिसाइल तो बहुत दूर की बात। और इसीलिए ये प्रॉक्सिमिटी जो है वो रिस्क को मल्टीप्लाई करती है, और इसी वजह से क्राइसिस मैनेजमेंट इस साउथ एशिया रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं अपने सबसे क्रिटिकल सवाल के ऊपर, अगर कल को ये सिनेरियो, ये क्राइसिस एस्केलेट हो जाए तो क्या होगा। इसी को सिमुलेट करने के लिए बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट ने एक सिनेरियो तैयार किया है। उन्होंने एक चेन ऑफ इवेंट का सिमुलेशन स्टार्ट किया, कैसे ये चीज़ है कि ये क्राइसिस एस्केलेट हो सकता है। सिनेरियो स्टार्ट होता है एक बड़े टेरर अटैक से, जो पाकिस्तान अक्सर करते रहता है। इसके बाद अगला स्टेप होगा मिलिट्री का मोबिलाइजेशन, जैसा कि हमने पिछले साल भी देखा है। उसके बाद एलओसी पे चीज़ें एस्केलेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, जो हमने पिछले साल भी देखा है। एटलीस्ट ये लेवल तक हम लास्ट ईयर पहुंच चुके थे। इसके बाद अगला स्टेप आता है कि कोई एक साइड वो पहले अटैक करते हैं, ऐसे में दूसरी साइड यानी कि हम रिटेलिएट करेंगे, और फिर बहुत तेजी से एस्केलेशन होगा। इधर से न्यूक्लियर बम जाएंगे, इधर से न्यूक्लियर बम जाएंगे। और एक एस्टिमेट कहता है कि बहुत कम टाइम के अंदर कम से कम 200 से 250 न्यूक्लियर बम ये पूरे रीजन में छोड़े जाएंगे। तो क्लियरली यहाँ रिस्क सिर्फ इंटेंट का नहीं है, यहाँ रिस्क है एस्केलेशन डायनेमिक्स का भी, कि किस लेवल तक चीजें एस्केलेट होती है। इस मॉडल के हिसाब से एक एस्टिमेट है कि लगभग 50 मिलियन से लेके 125 मिलियन तक जाने इमीडिएटली एक हफ्ते के अंदर अंदर जा सकते हैं। ये आंकड़ा वेपन यील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। ये तो बात हुई कि एक हफ्ते के अंदर अंदर क्या होगा, इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ एक तरीके से आपके ऊपर अटैक नहीं करता है। जो लोग जान से हाथ धोएंगे वो धोएंगे, लेकिन जो बच जाएंगे उनके ऊपर भी रेडिएशन का बहुत बुरा असर होता है। सिम्टम्स जो हैं वो कुछ घंटों में या कुछ दिनों में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। नोजिया, इंटरनल ब्लीडिंग, इम्यून सिस्टम कोलैप्स और भी बहुत कुछ। और साथ ही साथ अगर बड़े शहरों के ऊपर इम्पैक्ट होता है तो उससे पूरे देश की जो इकोनॉमीज हैं वो कोलैप्स हो सकती है, देश का इंफ्रा कोलैप्स हो सकता है, पूरी की पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। और इससे भी ज़्यादा एनवायरमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट होगा, जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, दैट विल बी वेरी वेरी हार्मफुल। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर न्यूक्लियर वॉर होती है तो सिर्फ 2 देशों के जो लोग हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट होगा, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। एटमॉस्फेयर के ऊपर जब इम्पैक्ट आता है तो पूरी दुनिया के एटमॉस्फेयर के ऊपर इम्पैक्ट आना तय है। अगर इतने बड़े लेवल पर न्यूक्लियर वॉर होगी तो पूरी दुनिया का एटमॉस्फेयर इतना बेकार हो जाएगा कि उसमें लोग
ना सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान बल्कि दूसरे देशों में भी आसानी से नहीं रह पाएंगे। जब इतने बड़े लेवल पे शहर जलेंगे तो ये कोई स्कैटर्ड फायर नहीं होगी, ये होंगे अर्बन फायर स्टॉर्म्स, यानी कि आग के तूफान। फायर स्टॉर्म्स में हीट इतनी इंटेंस हो सकती है कि हवा इनवर्ट सब होना स्टार्ट हो जाती है और ऑक्सीजन को फीड करते हुए आग और भी ज्यादा भयानक रूप लेने लगती है। और यहाँ पर फिजिक्स का एक अलग स्टेज स्टार्ट होता है। ऐसी मैसिव फायर से ब्लैक कार्बन सूट प्रोड्यूस होते हैं। ये कोई नॉर्मल धुआं नहीं होता है, क्योंकि ब्लैक कार्बन जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है। अगर ऐसा होता है तो लगभग 27 टेलीग्राम सूट जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएंगे। 27 टेलीग्राम्स का मतलब है 27 मिलियन मैट्रिक टन्स। अब यहाँ एक क्रिटिकल डिफरेंस समझिए। हमारा जो ट्रोपोस्फेयर होता है, जहाँ से हमारा वेदर एक्चुअली कंट्रोल होता है, वहाँ बारिश जो है वो धुएं को धुल देती है। दिल्ली वाले तो इसको खासकर महसूस कर पाएंगे जब बारिश होती है, तब आपका एक वे डाउन जाता है, अदरवाइज पूरा टाइम वहाँ धुआं घूमते रहता है। लेकिन हमने कार्बन सूट्स की बात की है, जो 27 मिलियन मैट्रिक टन प्रोड्यूस होगा वो जाके स्ट्रेटोस्फीयर में बैठ जाए। और अगर इतनी हाइट तक ये कार्बन पहुंच गया तो सिर्फ कुछ महीने नहीं, वो सालों तक वहां रहने लगेगा। अब क्योंकि ब्लैक कार्बन जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये हमारे अपर एटमॉस्फेयर में रहेगा, वो सारी हीट को ऊपर ही एब्जॉर्ब करेगा और सनलाइट को नीचे आने ही नहीं देगा। पूरी दुनिया के मॉनसून पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएंगे, ग्लोबल रेनफॉल एक तरह से पूरा डिक्लाइन कर सकता है। और ये सब सिर्फ कुछ महीने के लिए नहीं बल्कि सालों साल चलने वाला है। इससे पूरा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये डिस्ट्रप्शन सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान को इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करेगा। अगर हम बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर जो वेपन है वो इतने खतरनाक है, तो एक नेचुरल सा सवाल हमारे और आपके सबके मन में डेफिनेटली आएगा कि क्या हम ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड सारे ह्यूमंस मिलके ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो दुनिया के लिए खतरनाक है और इनको इमीडिएट इफेक्ट से खत्म कर देना चाहिए। आएगा, डेफिनेटली आएगा, पर काश ये इतना सिंपल होता। थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आइए जानते हैं कैसे। आइए इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों की पॉलिसी को जानने की कोशिश करें। काफी सालों तक इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर रेड लाइन जो है वो काफी वेग रखी। ये एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी का पार्ट था। आइडिया ये था कि एग्जैक्ट लिमिट कभी क्लियर ना हो, जिससे कि हमारा जो दुश्मन है वो रिस्क लेने से पहले 2 बार सोचे। लेकिन अर्ली 2000 में इंडिया ने डिक्लेयर किया कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के तहत आगे बढ़ने वाले हैं, यानी कि हम किसी के ऊपर पहले अटैक नहीं करेंगे। इसका गोल था कि हम खुद को एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर दुनिया को दिखाना चाहते थे, जो कि हम हैं भी। लेकिन ऐसे में कुछ एनालिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि शायद इंडिया को ये नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमारे जो दुश्मन है उनको पता है, अब वो जानते हैं कि हमारी रेड लाइन जो है वो कहाँ पे है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो उन्होंने तो कभी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अडॉप्ट किया ही नहीं। उन्होंने अपनी रेड लाइंस इंटेंशनली वेग रखी हुई है और इसका स्ट्रेटेजिक जो रीजन है वो ये है कि हमारी मिलिट्री उनसे ज़्यादा पावरफुल है। तो हमारी मिलिट्री को, इस पावरफुल मिलिट्री को कंट्रोल करने के लिए अब अगर इंडिया किसी भी कंडीशन में अगेंस्ट पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर ना करके जो कन्वेंशनल मेथड होते हैं, तो इंडिया के सामने पाकिस्तान की न्यूक्लियर अनसर्टेनिटी जो है वो आड़े आ जाती है। अगर सिनेरियो इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो सोल्यूशन क्या है? क्या सब कंट्रीज न्यूक्लियर वॉर छोड़ दें? क्या सब कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ दें? ऑलरेडी लगभग 70 के आसपास कंट्रीज ये साइन कर चुकी हैं, ये ट्रीटी साइन कर चुकी हैं कि वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टेक्नोलॉजी को अनइन्वेंट नहीं किया जा सकता है। जो चीज़ एक बार इन्वेंट हो गई वो हो गई। अगर सब डिसआर्म कर देंगे तो कुछ कंट्रीज सीक्रेटली वेपन फिर भी रखेंगे, फिर भी बनाएंगे और उनके पास एक बहुत मैसिव एडवांटेज हो जाएगा। और यही इंटरनेशनल रिलेशंस की एक हार्श रियलिटी है। यही वो कॉम्प्लिकेशन है जिसके चलते हमें इतने खतरनाक हथियार रखने पड़ रहे हैं जो पूरी दुनिया को चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। आज की दुनिया की जो सिचुएशन है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। आज दुनिया में सिर्फ 2 सुपर पावर नहीं है। एक साइड चाइना अपने आर्सेनल को रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। अब तो नॉर्थ कोरिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इंडिया और पाकिस्तान ऑलरेडी कितने पावरफुल है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर फिर से एक रेस स्टार्ट होती है और हर कंट्री अपने दूसरे नेबरिंग कंट्रीज को मैच करने की कोशिश करती है, तो ये पूरा स्पाइरल जो है वो अनकंट्रोलेबल हो सकता है। क्योंकि बॉर्डर पे टेंशन सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की नहीं है, बहुत सारे देश हैं जिनके बॉर्डर्स पे टेंशन है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि क्या न्यूक्स कल सुबह तक हम सारी दुनिया की न्यूक्स खत्म कर सकते हैं क्या। सवाल बदल जाता है। सवाल ये है कि हम इनको रेस्पॉन्सिबली मैनेज कैसे करें। अल्टीमेटली सब देश पीस और सर्वाइवल चाहते हैं, लेकिन सर्वाइवल जो है वो सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ से नहीं आता। और हमें लगता है कि ये वो टाइम है जब
दुनिया को डिप्लोमेसी और कम्युनिकेशन के ऊपर और ध्यान देना चाहिए, ना कि और ज़्यादा न्यूक्लियर बम बनाने के ऊपर। और होपफुली दुनिया के ये देश इस चीज़ को अभी से मेंटेन करना शुरू करें, क्राइसिस के बाद नहीं, क्योंकि हम डूम्सडे क्लॉक पे ध्यान रखिएगा, मिडनाइट आने में सिर्फ 90 सेकंड्स बाद। तो चलिए आशा करते हैं कि जो भी न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ हैं वो अपने न्यूक्स को बहुत रिस्पॉन्सिबली मैनेज करेंगे और हमें कोई न्यूक्लियर वॉर ना देखने को मिले। ऑन दिस वेरी नोट आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। काफ़ी लंबा और इन्फॉर्मेशनल वीडियो हो गया है, तो चलिए यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।